नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल आकाशवाणी पाठशाला ऑफिशियल में। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.2 के दो क्वेश्चनों को हल किया था, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ये प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें हमें m का मान निकालना था। तो इसमें हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन हल कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों को बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इनमें जो हमारे 6 क्वेश्चन है आज हम इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए अपन लोग बिना देर करे अपन लोग पहला सवाल लगाते हैं। तो पहले सवाल में क्या पूछ रहे हैं, देखिए पहला सवाल है हमारे तीसरे का पहला। आइए देखो इसमें क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर हमारे पास 26 दे रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं संख्या क्या है। सबसे पहले लिख लेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। माना पहली संख्या। क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या। माना पहली संख्या बराबर हमने मान ली x और दूसरी संख्या हमने दूसरी संख्या मान ली y। आप इसमें कर देते हैं अपने प्रश्नानुसार, जो क्या है सवाल में वही करते हैं प्रश्नानुसार। क्या क्या है वो कह रहा है संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर हमें दे रहे हैं x माइनस के y बराबर कितना दे रहे हैं? x माइनस के y बराबर दे रहे हैं 26। कितना दे रहे हैं? 26। तो ये हो गया हमारा समीकरण एक, हमें ये बनाना है। समीकरण एक हो गया। अब आगे उसमें क्या लिखा है? आगे लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो जब भी तिगनी चौगनी जब भी बात आती है तो हमें लिखना होता है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है? प्रश्नानुसार। एक बार लिख चुका है तो यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख दिए या शर्तानुसार लिख दिए, बात बराबर होती है। पुनः प्रश्नानुसार। तो पहले तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बराबर। अब उसमें क्या लिखा है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या क्या है भाई? दूसरी संख्या की 3 गुनी। हम दूसरी संख्या की 3 गुनी कर दी। अब देखो क्या होगा, 3 गुणा y होगा तो x। ये 3y होंगे, 3y प्लस कराएगा साइड आएगा, इसका आ जाएगा माइनस के 3y। और इस साइड कुछ बचा नहीं बचा, इस साइड क्या बचा? 0। इसको बोल देंगे हम समीकरण 2। क्या बोल देंगे? समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, हमने पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। अब हमें x और y के मान भी निकालना है। निकालना है या निकालना? तो हमें निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। उसमें लिखा है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से युग्मों को हल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे समीकरण इसको 1 माना, इसको 2 माना। तो हमने क्या कहा था, कोई भी ले लो। इसमें देखो ये भी माइनस में ये भी है, तो इसमें क्या करो, या तो इसको ले लो या इसको ले लो। हम समीकरण 1 से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिख दे रहे हैं? समीकरण 1 से 3 बनाने पर, ठीक। तो समीकरण देखो, जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो प्रतिस्थापन विधि देख के आए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो समीकरण क्या है हमारा? समीकरण एक हमारा x माइनस के y बराबर 26। अब ये माइनस का y है, इस साइड जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ जाएगा 26 प्लस के y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्या हो गया? समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का मान। किसका? समीकरण 3 का मान कैसे रखना है? समीकरण 3 का मान रखना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारा x माइनस के 3y बराबर में 0। तो x के यहाँ पर रखना है, क्या रखना है? x के यहाँ पर रखना है 26 प्लस के y और माइनस के 3y बराबर में 0, ठीक। 26 प्लस का है, इस साइड आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, और 3y में से y जाएगा, कम से कम माइनस के 2y बराबर 26 प्लस का था, इस साइड आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर आ जाएगा 26/2। 2 से काटो 26, तो y बराबर आएगा हमारा 13। कितना आएगा हमारा? y बराबर आ जाएगा 13। यहाँ पर आपको बन नहीं रहा हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं हम। हमारा कितना आ रहा है? 2y। कितना आ रहा है? 2y बराबर में आ रहा है 26। अब 2 गुणा कुछ हम निकल जाए भाग, तो ये आएगा 26/2। 2 से काट देंगे 26, तो y बराबर आएगा 13 दूनी 26। तो हमारी y का मान क्या निकल गया? 13। यानी दूसरी संख्या कितनी है? 13। यहाँ पे लिखेंगे अब y का मान। क्या कर दो? y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर इससे हमारी पहली संख्या भी निकल आएगी, x का मान। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 हमारा x बराबर 26 प्लस के y। तो x
x बराबर 26 प्लस और y वैल्यू कितनी है 13, तो x बराबर 26 13 कितना हो जाएगा 39 39 कितना हो जाएगा 39। बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः अतः पहली संख्या कितनी है हमारी x निकला 39 और आप यहाँ पर लिख दीजिए दूसरी संख्या कितनी है हमारी 13। ठीक, आंसर हमें बताना था दूसरी संख्या कौन सी थी। अब आप गौर से देख लीजिए 39 है 13, 39 से 13 जाएगा कितना बचेगा, ये गुणन मतलब हमारा जो अंतर है कितना आएगा 26। उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। लगाते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो तीसरे के दूसरे में क्या बोला है, देखो सवाल क्या है। सवाल बोल रहे हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें कोण ज्ञात करनी है। ठीक है, दो संपूरक कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन लोग मान लेते हैं, क्या लिखते हैं मानते हैं। हमें पता नहीं है छोटा कोण क्या है बड़ा कोण क्या है, हमने माना बड़ा कोण। क्या लिखेंगे, माना बड़ा कोण। हमने लिख दिया माना बड़ा कोण बराबर x अंश। ठीक है, और छोटा कोण बराबर हमने मान लिया y अंश। क्या मान लिया y अंश। अब हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख देते हैं प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार में क्या कह रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जब भी अधिक आए तो उसमें क्या करो, बराबर कर लो। पहले कोण को क्या कर लो, बराबर। आप पढ़ो क्या कह रहे हैं। अब उसमें बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, जो हमारा बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण से है हमारा 18 डिग्री अधिक। कितना है 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर y, ये प्लस का y ऐसे आएगा माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा 18। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या बन गया 1। अब देखो इससे तो हमारा समीकरण ही बन गया, हमें समीकरण दूसरा भी चाहिए क्योंकि हमें प्रतिस्थापन नहीं लगानी। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब θ1 प्लस θ2 यानी जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो, क्या हो 180 अंश के बराबर हो, तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक कोण। क्या कहते हैं, समपूरक कोण। हमने यहाँ पे दो कोण माने हैं, बड़ा कोण माना x और छोटा कोण माना y। हम लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे, चूंकि x प्लस के y बराबर में 180 अंश। ठीक है, ये समपूरक के बराबर होता है क्योंकि हमें तो कोण भी निकालनी है, तो इससे हम समीकरण दूसरा बना सकते हैं। ठीक, अब देखो समीकरण 1 हो गया, इसको बोल दो समीकरण 2। तो अब हमारे पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है। प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। ये प्लस में माइनस तो माइनस वाला समीकरण ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3 बनाने पर समीकरण क्या है, x माइनस के y बराबर में 18 अंश है। तो x ये माइनस का y, इससे डायरेक्ट किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो सेट कर दीजिए, तो आ जाएगा हमारा 18 प्लस के y। क्या आ गया, ये आ गया हमारा x बराबर 18 प्लस के y। क्या आ गया, x बराबर 18 प्लस के y। इसको लिख दीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान रख दीजिए। क्या कर दीजिए, रख दीजिए समीकरण 3 का मान। समीकरण 3 का मान हमें किसमें रखना है, समीकरण 3 का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में, क्योंकि हमने 1 से 3 बनाया। तो समीकरण 3 का मान रख दीजिए 2 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। ठीक, रखने का समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा x प्लस के y बराबर में 180 अंश। तो y की x यहाँ पर रख दीजिए, x यहाँ पर आ जाएगा बेटा यहाँ पर 18 प्लस के y और प्लस के y बराबर में 180 अंश। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए। y और y कितना हो जाएगा 2y। कितना हो जाएगा, y और y होगा हमारा 2y बराबर में कितना चल रहा है 180 अंश। अब ये प्लस के 18 है, इससे डायरेक्ट इसका हो जाएगा माइनस के 18। तो ये आएगा 2y बराबर 180 में से 18 घटा दो बचेगा, 10 में से 8 है 2 बचे, आंसर लगाइए 8 में से 2 गए 6 बचे, 1 का 162। अब 2 से काट दिए 162, तो आएगा y बराबर 2 8 16 और 2 एकम 2। तो y बराबर आ गया हमारा 81 अंश। कितना आ गया, y बराबर 81 अंश है। अब रख दीजिए y का मान। y का मान किस रख देंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, इससे हमारा x का मान निकल आएगा समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, लिख देना रखने पर समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 ये है x बराबर 18 प्लस के y। तो x बराबर 18 प्लस y, y की वैल्यू कितनी है 81 अंश। ये आएगा हमारा x बराबर 8 1 9 8 1 9 99 अंश। कितना आ गया 99 अंश। अब देखो दोनों को जोड़ो कितना आएगा 180 अंश। तो हमारा आंसर की जांच सिद्ध हुई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः बड़ा कोण। क्या लिख सकते हैं, अतः बड़ा कोण बराबर
99 डिग्री और छोटा कोण बराबर कितना आ गया 81 डिग्री। कितना आ गया 81 डिग्री। बस इतना क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अपन लोग लगाते हैं हम लोग तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल में क्या कह रहे हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपए में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। हमें एक बल्ले की कीमत बतानी है, कितना है एक बल्ला, और एक गेंद की कीमत बतानी है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। देखो जिसको ज्ञात करना है उसको मान लिया करो। माना एक बल्ले, माना एक बल्ले की कीमत, माना हमें एक बल्ले की कीमत है हमारी 100 रुपए। तो एक गेंद की कीमत मान लेते हैं, एक गेंद की कीमत बराबर मान ली हमने 22 रुपए। क्या मान ली 22 रुपए। अब यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या करना है, देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कोच उसमें बोला है कोच ने 7 बल्ले खरीदे। कितने खरीदे 7 बल्ले और 6 गेंदें। सिंपल सी बात है, एक बल्ला हमने खरीदा 100 रुपए में, तो 7 बल्ले कितने रुपए में खरीदेंगे 7x में। एक बल्ला खरीदा 100 रुपए में, तो 7 बल्ले कितने में खरीदेंगे 7x प्लस उसमें बोला गया एक गेंद हमने कितने में खरीदी 22 में, तो 6 गेंदें कितने में 6 22 में, कितने वाई में 6 22 में। और गेंद और बल्ला दोनों मिलाकर कितने रुपए खर्च हुए हमारे टोटल रुपए खर्च हुए हमारे 3800 रुपए। कितने हुए 3800। तो हमने बोला 3800। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। कितना हो गया समीकरण 1। अब यहाँ देखो पुनः प्रश्नानुसार, उसमें दूसरी कंडीशन भी बोल रहे हैं पुनः प्रश्नानुसार। देखो पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार हम बोला गया है कि कोच ने 3 बल्ले यानी एक बल्ला x का 3 बल्ला 3x में और 5 गेंदें, यहाँ पर आएगा 5 बाई बराबर कितने रुपए में खर्च किए 1750 रुपए में। कितने में 1750। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या बन गया समीकरण 2। आप दोनों ही प्लस में आप किसी को भी ले लीजिए, तो हम समीकरण 2 से बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा 3x प्लस के 5y बराबर में 1750 रुपए। ठीक है, अब ये 5y था 5y, अब ये प्लस का ऐसे डायरेक्ट करेगा माइनस का, तो 3x बराबर 1750 रुपए माइनस के 5y और 3 गुणा में गुणा पक्षांतर भाग, तो x का मान आएगा हमारा 1750 माइनस के 5y और बटे में 3। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, आपको अलग दिखाएगा x का मान। अब हमें क्या करना है, देखो हमने समीकरण 2 से बनाया 3, तो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में। किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा ये वाला, यहाँ पर बनेगा नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा 7x प्लस के 6y बराबर में 3800 रुपए। ठीक, तो x की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ आएगा 7 ब्रैकेट में कितना है 1750 माइनस के 5y और बटे में है हमारा 3। ठीक, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x का मान रख दिया और पीछे क्या लिखा है, पीछे चल रहा है हमारा 6y बराबर में 3800। ठीक है, आप क्या कीजिए 7 से अंदर गुणा कीजिए, 7 से अंदर गुणा करेंगे देखो 0 का 0, 7 का ना 35, 35 की 5, 7 से लगाएंगे 3, 7 49, 50 एकम 52, तो 52 की 2, 5 से लगाएंगे कितनी आएंगी 5, 7 एकम 7, 7 5 12, तो आएगा 12250 माइनस के 5 7 35 बाई। ठीक है, और बटे में चलेगा हमारा 3 और मैं प्लस के 6y बराबर में 3800। ठीक है, अब इसके बटे में एक मान के लासा ले लें, क्योंकि ये भी y के पद में है, एक y के पद में, तो यहाँ पर आएगा हमारा लासा 3। कितना आएगा 3, तो यहाँ पर तो ये जब कितना आएगा 12000 कितना है हमारा 12250, 12250 माइनस के 35 बाई, क्योंकि 3 एकम 3 एक से गुणा वही कोई संख्या है, और प्लस के 3 6 18,
तो ये आएगा हमारा 18y बराबर 3800। वटी में मान कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैची गुणा, इसका करेंगे 3 में गुणा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 12250 माइनस 35 में से 18 घटाएंगे तो आएगा हमारा 17y। कितना आएगा 17y बराबर 3 गुणा करेंगे 3800 में, देखो 2 जीरो आएंगे और 13 8 24, 24 की 4 हाथ से लगाएंगे 2, 3 3 9 2 11, कितना आएगा 11। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस के 17y बराबर में यहाँ आएगा 11400 और माइनस के 12250। अब 12250 में इसको घटा दीजिए, देखो यहाँ पर हम घटा लेते हैं 12250 में से घटाना है हमें 11400, 0 पे 0, 5 का 5, 2 के माने 12, 12 में 4 का 8 बचे, हाथ से लगाइए 2 में से हो जाएगा कुछ नहीं और कुछ नहीं, ये आएगा हमारा 850 कितना आएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 17y बराबर माइनस के 850, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है, यहाँ पर माइनस संख्या बड़ी सो माइनस क्या है। अब देखो क्या कीजिए, अब यहाँ पर तो बनेगा नहीं तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं लोग, ठीक। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा माइनस के 17y बराबर चल रहा है माइनस के 850, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आएगा कितना 850 और बटे में रहेगा 17, 17 से काट देंगे तो 17 5 पे 85 यानी y बराबर आएगा 50 रुपए। कितना आएगा 50 रुपए। तो y का मान आया हमारा 50 रुपए। अब क्या कीजिए कि y का मान रखिए समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में किसमें रखना है समीकरण 3 में। तो देखो ये हमारा समीकरण 3 में है, सो x का मान निकल आएगा, तो दे रहा है 1750 माइनस के 5y और बटे में क्या चल रहा है हमारा 3, कितना चल रहा है 3, ठीक है। अब y यहाँ पर रख दीजिए, फिर आएगा x बराबर ये आएगा हमारा 1750, 8 में नहीं 50 है ये, ठीक है, 1750 माइनस के 5 गुणा 50 और बटे में चल रहा है हमारा 3, तो यहाँ पर आएगा x बराबर 1750 माइनस 25 बचे 125, 25 पचम 25 सॉरी 25 बचे नहीं 25 ये आएगा 250, कितना आएगा 250 बटे में आएगा 3, तो 1750 में 250 बताओ कितने बचेगा 1500, कितना बचेगा 1500, 1500 बटे में 3, 3 से काटो 3 5 है 15, तो ये आएगा 500 रुपए। कितना आएगा x बराबर आएगा 500 रुपए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए अतः, क्या लिख देंगे अतः एक बल्ले की कीमत, तो टल्ला पड़ा एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत ठीक है, ये ता है एक बल्ले की कीमत बराबर है 500 रुपए और एक गेंद की कीमत आ रही है हमारी 50 रुपए। बस इतने क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल था, हमें बता रहे थे कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 है और 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य कितना है 1750। समीकरण 1 और 2 बने थे, हमने समीकरण 1 से क्या बनाया, समीकरण 2 से 3 बनाया, 3 का मान रख दिया हमने 1 में, इससे हमारा y का मान निकला, y का मान रखना समीकरण 3 में, इससे हमारा x का मान निकल पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही सरल सवाल है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, तो अब अपन लगाते हैं तीसरे का चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या है, बहुत ही सरल सवाल है। चौथे सवाल में बोला गया है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसे 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर समझ लेते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक रोड है, यहाँ पर हमारी टैक्सी है, क्या है हमारी ये एक टैक्सी है, ठीक। अब ये टैक्सी जा रही है, तो जो हमारी ये टैक्सी है टैक्सी, तो इसमें टैक्सी में क्या है कि एक निश्चित भाड़ा है। जैसे मान लो आप यहाँ जैसे मान लो 0 है, यहाँ पर हमारा 1 किलोमीटर है, यहाँ पर फिर 2 किलोमीटर है, फिर यहाँ 3 किलोमीटर है, फिर यहाँ पर 4 किलोमीटर है, यानी ये हमारी दूरी दे दे, हमने रोड मैप बना दिया। अब इसमें क्या क्या है कि एक निश्चित भाड़ा है, तो इसमें निश्चित भाड़ा पता नहीं है, तो इसमें मान लेंगे माना नियत भाड़ा, क्या लिखेंगे माना नियत भाड़ा। हमने नियत भाड़ा मान लिया x
और यहाँ पर हम मान लेंगे अतिरिक्त भाड़ा। क्या मान लेंगे? अतिरिक्त भाड़ा, यानी अतिरिक्त किलोमीटर की दूरी रहेगी, अतिरिक्त भाड़ा हमने मान लिया y। यानी कहने का मतलब जो है, जैसे मान लो आप टैक्सी में बैठ गए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे यदि आप टैक्सी में बैठ चुके हैं तो आपको x रुपया देना ही देना है, और इसके बाद आप जितने आगे जाओगे उतने आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। यानी जैसे मान लो कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाए, 0 से 1 किलोमीटर आओ, कहीं पे जाओ, तो आपको पहले x रुपया तो देना ही है। कितना देना है? x रुपया देना है, और x रुपया आपको देना है, और x किलोमीटर तो आपको बैठने का देना ही है, और आप चले कितने हैं? 1 किलोमीटर, तो आपको क्या देना पड़ेगा? x प्लस के y। और जैसे मान लो आप फिर यहाँ पर 2 किलोमीटर गए, तो पहले आपको x रुपया तो देना ही देना है, और 2 किलोमीटर गए तो क्या हो जाएगा? y प्लस के y, यानी 2y। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक, तो मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा था कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठे तो आपको एक निश्चित भाड़ा x देना है, और अतिरिक्त भाड़ा जैसे ही आप बढ़ते जाओगे और बढ़ते जाओगे तो आपका किराया और बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो अतिरिक्त भाड़ा हमने मान लिया y। अतिरिक्त भाड़ा मतलब जैसे मान लो आप 2 किलोमीटर गए तो फिर 2y देना पड़ेगा, आप 3 किलोमीटर गए तो आपको 3y देना पड़ेगा, है आप 4 किलोमीटर गए तो आपको 4y देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग देखो समझोगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार में क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार में आप समझिए, बहुत ही सरल सवाल है, कुछ कठिन नहीं है। कहने का मतलब ये है, मान लो कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर गया, कहाँ गया? 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए, अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए देखो कंडीशन क्या बननी है कि देखो वो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, अब 10 किलोमीटर जा रहा है टैक्सी से, तो पहले उसे x रुपया तो देना ही है टैक्सी वाले को, और कितने किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर, तो 10y कितना आ जाएगा? 10y बराबर, और जब वो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो उसको टोटल कितना रुपया देना पड़ रहा है? टोटल देना पड़ रहा है उसे 105 रुपए। कितना देना है? 105 रुपए। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। ऐसा ही आगे उसमें बोला गया है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूरी के लिए, किसके लिए? 15 किलोमीटर दूरी के लिए, 15 किलोमीटर दूरी के लिए। 15 किलोमीटर दूरी के लिए क्या है? तो टैक्सी वाले को x रुपया आपको देना ही है प्लस, और कितने दूर गया? 15, तो यहाँ पे आएगा 15y बराबर कितने रुपए लग रहे हैं उसके? 155 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमने x और y किसको माना है? किसको माना? नियत भाड़ा x माना, अतिरिक्त भाड़ा y माना है। तो हमें बताना है कि नियत भाड़ा हमारे क्या रुपए लग रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, आप इनको सॉल्व कर लीजिए प्रतिस्थापन से, दोनों ही प्लस में आप किसी को भी ले लीजिए। तो मैं समीकरण 1 से ले लेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बना लेते हैं हम 3। तो समीकरण क्या है? x प्लस के 10y और बराबर में हमारा 105, तो x बराबर ये 10 प्लस के हैं 10y, इसे लाएंगे माइनस के, 105 माइनस के 10y। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 3। क्या बन गया? ये बन गया हमारा समीकरण 3। आप क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें रख देते हैं? समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान किसका? समीकरण 3 का मान, ठीक, समीकरण 2 में, किसमें? समीकरण 2 में रखने का। ठीक, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x प्लस के 15y बराबर में हमारा 155 रुपए। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 105, x यहाँ पे लिख देंगे 105 माइनस के 10y, समीकरण 3 का मान है, x बराबर में दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है? प्लस के 15y बराबर में चल रहा है हमारा 155। तो ये 15y माइनस 10y देंगे, कितना बचेगा? 5y बराबर, ये है हमारा 155 माइनस, ये 105 प्लस कैसे आएगा? किसका हो जाएगा? माइनस के 105, तो यहाँ पर आएगा 5y बराबर 155 में से 5 जाएंगे, यानी तो ये यहाँ पड़ेगा 50, कितना बचेगा? 50, काट दो 5 धम 50, तो y बराबर कितना आ रहा है? 10 रुपए। यानी आप जैसे अतिरिक्त किराया, जैसे आप 1 किलोमीटर दूरी अपनी बढ़ाओगे तो आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। अब क्या करेंगे? y का मान निकला है, हमें x का भी निकालना है, तो अब y का मान रख दीजिए समीकरण 3 में। y का मान हम किस में रख देते हैं बेटा? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 दे रहे हैं हमें, समीकरण 3 दे रहे थे हमें x बराबर 105 माइनस के 10y, तो यहाँ पर 105 माइनस 10 गुणा y की वैल्यू कितनी दे रहा है? 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 105 माइनस 10 भाएंगे पूरे 100, 105 में 100 जाएगा, कितना बचेगा? 5, तो x बराबर कितना आएगा? 5 रुपए। यानी आपको निश्चित जो भाड़ा है, निश्चित भाड़ा 5 रुपए है, अतिरिक्त भाड़ा कितना है? 10 रुपए है। ठीक, अब उसमें एक चीज और बोली गई, क्या बोली गई है? उसमें बोली गई है कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है? 25 किलोमीटर। अब मान लो 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर दूरी के लिए
मीटर दूरी के, अरे यार ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ दूरी 25 किलोमीटर दूरी, 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर को पहले तो आपको x रुपए देना ही है फिक्स, आप जाकर ले आए आप 25 किलोमीटर, तो 25 बाई x की वैल्यू कितनी है 5, 25 गुणा y की वैल्यू है 10, यहाँ पर आएगा 5 प्लस 250 बराबर में आएगा 255 रुपए। तो आपको कुल भाड़ा जो रहेगा 255 रुपए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। तो जो टैक्सी यानी जो एक व्यक्ति रहेगा उसे 25 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा आएगा उसका जो खर्चा रहेगा 255 रुपए आ जाएगा, और हमारा निश्चित भाड़ा है 5 रुपए, अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपए। ठीक है, तो आपसे नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल है। तो आइए दोस्तों अब अपन लोग आते हैं तीसरे का 5वां क्वेश्चन। तो तीसरे का जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ही सरल है, जो कि हमें कक्षा 8 में पढ़ने को मिलता है। तो ठीक है, तो आइए हम बताते हैं 5वें तीसरे के 5वें क्या बोला गया है। उसमें बोला गया है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है भिन्न। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है अंश बटे हर। क्या होती है अंश बटे हर। जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। अब हमें नहीं पता है अंश क्या है हर क्या है, तो इसमें मान लेते हैं। क्या लिखेंगे माना अंश बराबर x। क्या मान लिया अंश बराबर x, और यहाँ पर हम हर बराबर मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं y। तो हमने अंश मान लिया x, हर मान लिया y। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखो प्रश्नानुसार में क्या कह रहे हैं। प्रश्नानुसार बोल रहे हैं कि यदि किसी भिन्न के, तो भिन्न सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अंश बटे हर यानी x बटे y। अब ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। देखो अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी हमें 2 जोड़ना है। तो अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो यह कितनी हो जाती है, तो यह 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है 9/11। अब बस इसका कैसे गुणा कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 गुणा x में यहाँ पर आएगा 11x प्लस के 11 दूनी 22, 9 का गुणा होगा y में 9y प्लस के 9 दूनी 18। अब 9y को इसके लिए आएंगे प्लस का है तो माइनस का x माइनस के 9y बराबर में 18 से इसको अचर संख्या उछल गया तो माइनस के 22 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 11x माइनस के 9y और बराबर में कितना जाएगा माइनस के 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया समीकरण 1। अब ऐसे यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। सेम कंडीशन में आगे बोला गया है पुनः प्रश्नानुसार। देखो पुनः प्रश्नानुसार में क्या बोला है। पुनः प्रश्नानुसार उन्होंने बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले भिन्न क्या लिखेंगे x बटे y। अब अंश में भी 3 जोड़ रहे हैं और हर में भी 3 जोड़ रहे हैं, तो अंश और हर में 3 जोड़ रहे हैं तो जो भिन्न होती है वो कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। ठीक है, अब ये 5/6 हो जाती है। अब इसका कर दीजिए कैंची गुणा से समान, दूसरे समीकरण बन जाएगा 3 गुणा x में 6 गुणा x में 6x प्लस के 6 3 18 y का गुणा होगा 5 में कितना आ जाएगा 5y और प्लस के 5 दिया 15। ठीक, अब 5y में से ले आइए तो 6x माइनस के 5y बराबर 15। ये प्लस का 18 ऐसे आएगा माइनस के 18, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो गया समीकरण 2। अब अपन लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो दोनों ही माइनस में, तो आप किसी भी समीकरण ले लो। मैं ले लेता हूँ समीकरण 2। मैं समीकरण 2 से सॉल्व कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से बनाएंगे हम 3। तो समीकरण 2 क्या है 6x माइनस के 5y बराबर में है माइनस के 3। तो ये माइनस का डायरेक्ट हो जाएगा प्लस का, तो 6x बराबर माइनस के 3 और प्लस के आएंगे यहाँ पर 5y। अब x के साथ 6 गुणा में, तो गुणा कुछ अंदर क्या होता है भाग, तो माइनस के 3 प्लस के 5y और बटे में आ जाएगा हमारा 6। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। क्या हो गया 3। हमने 2 से बनाया 3, तो 3 का मान रखेंगे हम 1 में। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का मान। क्या लिखेंगे समीकरण 3 का मान। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में तो समीकरण क्या है, समीकरण 1 है हमारा 11x माइनस के 9y और बराबर का दे रहा है माइनस के 4। ठीक है, तो x यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो 11 ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस के 3 प्लस के 5y और बटे में चल रहा है 6 और पीछे चल रहा है माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। ठीक है, अब 11 से अंदर गुणा दीजिए तो 11 3 33 और प्लस के 11 बचे 55y और बटे में चल रहा है 6 और माइनस के 9y और
बराबर चल रहा है माइनस के 4। तो देखो ये भी y के बराबर में, ये भी है, इसके बटे में एक मान के ले लेंगे हम लासा यानी एलसीएम। तो एलसीएम आएगा हमारा 6, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 33 प्लस 55y। देखो 6 का भाग 6 में करेंगे तो ये वही कोई संख्या रहेगी, और माइनस 1 का भाग करेंगे 6 में, तो 6 आएगा और 9 6 54, कितने का आएगा 54y बराबर चल रहा है माइनस के 4। इसके बटे में एक मान कर दीजिए कैसे गुणा, ठीक, इसका इसमें। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 33 प्लस ये 55y है 54, तो 55 में से 54 जाएगा, 1y आएगा प्लस का बराबर 6 चौको 24 और माइनस के यहाँ का 24, ठीक है। अब ये माइनस का 33 से सर आएगा इसका होगा प्लस का, तो ये आएगा y बराबर माइनस के 24 और प्लस किया जाएगा यहाँ पर 33, यहाँ आएगा y बराबर 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 में 4 में 14, 14 में 3 है 9, तो कितना आएगा 9, ये आएगा प्लस का 9 क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक। अब देखो हमें पता है कि प्लस संख्या बड़ी है, तो y का मान देखो हमें क्या रखेंगे अब समीकरण 3 में, तो यहाँ लिख देते हैं अपन लोग, आगे क्या लिखेंगे y का मान, क्या लिख देंगे, लिख देंगे y का मान, y का मान किस में रखना है, हम y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो y का मान रख दिए समीकरण 3 ये दे रहे हैं हमारे पास, क्या दे रहे हैं x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y और बटे में चल रहा है हमारा 6, तो ये आएगा हमारा माइनस के 3 प्लस 5 गुणा y की वैल्यू दे रहे हैं 9, ध्यान रख दीजिए 9 और बटे में आएगा 6, तो ये आएगा माइनस का 3 प्लस 9 15 45 बटे में आएगा 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 45 से 3 जाएगा, तो आएगा 42 बटे 6, तो 6 7 42, तो x बराबर आएगा हमारा 7, कितना आएगा x का मान आएगा 7, और यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, हमसे क्या पूछा गया था भाई, हमसे पूछी गई थी भिन्न बताइए क्या है, तो भिन्न हमने क्या कहा था अंश बटे हर यानी x बटे y, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो 7 बटे 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। बहुत ही सरल सवाल है, कक्षा 8 में पढ़ाए जाते हैं, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं ऐसे करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं पहले आगे सवाल, आते हैं प्रश्न नंबर 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, तीसरे का छठा में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। ये भी कक्षा 8 के सवाल हैं, बहुत ही सरल होते हैं। तो आइए अपन लगाते हैं तीसरे का छठवां सवाल, ठीक है। तो अब उसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि हमें 5 वर्ष पूर्व बात कह रहे हैं और 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं और उनकी वर्तमान आयु निकालनी। इनमें क्या किया जाता है, सबसे पहले वर्तमान आयु मान लो, लिखेंगे माना जैकब, क्या लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु। हमने मान ली जैकब की वर्तमान आयु, हमने मान ली x वर्ष, कितनी है हमें नहीं पता कितनी है, हमने x वर्ष मान ली। और पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। हमने पुत्र की वर्तमान आयु मान ली y वर्ष, क्या मान ली y वर्ष, ठीक। तो हमने मान ली पुत्र की आयु वर्तमान आयु निकाल ली थी, तो हमने उनकी जैकब की आयु मान ली x वर्ष, उसके पुत्र की आयु मान ली y वर्ष, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो अब बहुत ही सरल है, जैसा लिखा है वैसा करेंगे। अब उसमें लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, जैसे मान लो मैं आज 21 साल का हूँ, तो आज से 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 26 साल का। तो यानी जैसे मान लो आज आप 13 साल के, तो 5 साल बाद 18 साल, यानी बढ़ेगी। बाद का मतलब क्या, उम्र बढ़ेगी, उनके पिता की भी आयु बढ़ेगी, उस पुत्र की भी आयु। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद। देखो पहले से मान लो आज मैं 1 साल का है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस के 5 का। तो यहाँ लिखेंगे जैकब की आयु, क्या लिख देंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस के 5, और पुत्र की आयु भी कितनी हो जाएगी, उसकी भी बढ़ेगी पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस के 5, ठीक है। अब लिखेंगे अपन लोग प्रश्नानुसार। देखो इस प्रकार के जब भी उम्र वाले सवाल आते हैं तो इसमें प्रश्नानुसार जरूर लिखिए, और जब आप उनकी उम्र को लिख देते हैं तो उनकी उम्र को करना पड़ता है बराबर, यानी x प्लस के 5 बराबर करना होगा हमें y प्लस के 5 के। अब इसमें जो कुछ बोला गया है हम वो करेंगे। उसमें लिखा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किससे हो जाएगी, तो जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु हमें 3 से गुणा करना है, क्या करना है, पुत्र की आयु हमें करना है 3 से गुणा। तो उसकी पुत्र की आयु हमने 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो हम लिख दिया पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा, तो पुत्र की आयु 3 गुनी हुई। तो यहाँ पर आया हमारा x प्लस के 5
और बराबर अब 3 का गुणा कर देंगे y में, तो 3 गुणा होगा y में तो यहाँ आएगा हमारा 3y और प्लस 3 का गुणा होगा 5 में, तो देगा 3 5 6 15। ठीक, अब y की संख्या ऐसा लिखिए, अच्छा संख्या एक साइड, ये हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर में ये 15, ये प्लस के 5 है सड़ेंगे माइनस का, ये हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर में 10। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या बन गया? ये बन गया हमारा समीकरण, पहली कंडीशन बन गई। अब आगे क्या लिखा है? उसमें आगे ये भी लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे अपन तो 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? जैकब की आयु, फिर लिख लीजिए जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो जैसे मान लो अभी वो जैकब का पिता जो होगा वो मान लो 30 साल का, तो 5 साल पहले 25 का, तो यानी x माइनस के 5 घट जाएगी, उसके पुत्र की भी आयु घटेगी, ऐसा जानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस के 5। ठीक, इतना आप सुनिएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि उम्र जब लगाया है तो उसको आपस में बराबर कर लेते हैं, तो हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा x माइनस के 5 और बराबर में लिख देंगे y माइनस के 5। ठीक, इतना कर लिया। अब उसमें क्या बोला गया? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, किसकी आयु? पुत्र की। तो पुत्र की आयु में हमें करना है 7 से गुणा, तो हमने पुत्र की आयु में कर दिया 7 से गुणा, तो यहाँ तो x माइनस के 5 है और y का गुणा हुआ 7, y का 7 गुणा y का 7y माइनस के 5 7 35, तो y को सेल ले ली, x को सेल ले ली, ये हो जाएगा x और x माइनस के 7y और बराबर में माइनस के 35, ये प्लस का था ऐसा जाएगा माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस के 7y बराबर 35 में से 5 जाएगा माइनस का 30, कितना बचेगा? माइनस का 30। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक, अब क्या करना है? हमें x और y निकालनी है वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे हम? x में समीकरण प्रतिस्थापन लगा देंगे। देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों ही माइनस में, आप किसी को भी ले लीजिए। तो मैं इसको ले लेता हूँ समीकरण 1 से, किससे ले लेता हूँ? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम बनाएंगे 3, तो x माइनस के 3y बराबर हो जाएगा 10, ये माइनस का रहेगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 10 प्लस के 3y। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्या बन गया? ये बन गया हमारा समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 3 का मतलब 1 से बनाया 3, तो समीकरण 3 का मान रख देंगे 2 में, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 का मान, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, पर इसमें 2 है। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस के 7y बराबर में माइनस के 30, तो x यहाँ पर लिख दीजिए कितना है? 10 प्लस के 3y और माइनस के क्या चल रहा है पीछे? 7y और बराबर चल रहा है माइनस के 30, तो ये प्लस का है 10, उससे जाएगा माइनस का, तो 7 में से 3 जाएंगे 4, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10, ये आएगा माइनस के 4y और बराबर में हो जाएगा माइनस के 40, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और जो y बराबर होगा वो जाएगा 40/4, 4 गुना 40, तो y का मान आएगा हमारा 10, कितना आएगा? 10। तो यानी उसके पुत्र की आयु आ रही है वो आ रही है हमारी 10 वर्ष। अब क्या कीजिए? y का मान लिख दीजिए समीकरण 3 में, किसमें रख दीजिए? y का मान, हम लिख देंगे y का मान, इसको ऊपर लिखा है y का मान, क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण किसमें? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 ये दे रहे हैं हमारा, क्या है? x बराबर 10 प्लस के 3y। ठीक है, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणा y का मान निकला है 10, क्या लिख देंगे? 10, तो यहाँ 10 प्लस 10 30 बराबर हो जाएगा 40, यानी x बराबर कितना आ गया? 40 वर्ष। ठीक, ये हमारा आ गया x का मान। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः जैकब की, क्या लिखेंगे? अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी है हमारी? 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान, क्या लिख देंगे? पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु की नहीं कहना, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाता था जल्दी मिस्टेक। पुत्र की वर्तमान आयु क्या लिखना है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। कितनी है? 10 वर्ष। बस इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सवाल आपने लिख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल सवाल है, कक्षा में 8वें में सिखाए जाते हैं, बहुत ही सरल, इसलिए कहते हैं कि पिछली जो भी क्लासों में अच्छे से पढ़ा जाता है। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको इस बात समझ में आ गया होगा।
तो देखो दोस्तों, अपनी जो प्रश्नावली 3.2 थी आज ये खत्म हो गई है। अब हमें जो प्रश्नावली 3.2 पढ़नी है उसमें हमारी विधि होगी विलोपन विधि। क्या होगी? विलोपन विधि। तो हमें उसमें जो प्रश्नावली हमारी 3.3 है, इसमें हमारे 2 सवाल होंगे और दूसरे सवाल में 5 क्वेश्चन होंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा तीसरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ, आपको इस जो मैंने आपको पढ़ाया है बोर्ड पर पढ़ाने मैंने जो पढ़ाया है उसका जो आपको सॉल्यूशन पीडीएफ रहता है वो आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है आकाश भाई की पाठशाला, आपको उस पर पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको जो वीकली टेस्ट होते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर के, आपको वो भी टेस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल आकाश भाई की पाठशाला में। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो जुड़े और वहाँ पर जो आपको पीडीएफ दी जा रही है इंपोर्टेंट टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को जुड़ें और उनको यदि आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपके निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेरी ओर से जितनी मेरी सहायता होगी मैं आपको वो भी सहायता करता रहूँगा। तो पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए और इसी तरह अपना नाम रोशन करते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी हमारे रोशन करते रहिए, उसको सब्सक्राइब करके।